टू डायमेंशनल मोशन, दो दिशाओं में गति। अभी तक पढ़ रहे थे केवल एक दिशा में गति, और एक दिशा में गति या वन डायमेंशनल मोशन दो तरह का पढ़ा था ना हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। टू डायमेंशनल मोशन है, बॉडी एक साथ दो दिशाओं में गति करती है, दो डायरेक्शन में मोशन करती है। कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट हमें दो एग्जाम्पल या दो तरह के दो पढ़ने हैं आपको केवल, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन है, दो डायरेक्शन में मोशन होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में गति। तो टू डायमेंशनल मोशन है, पहले क्या समझेंगे, बेसिक क्या होता है। तो बेसिक में किसी वेक्टर के कंपोनेंट करना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये आना जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का वियोजन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेक्टरों का वियोजन। इसी को कभी कभी कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अभी हम समझा रहे थे ना कि वेक्टर के घटक करना, वेक्टर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब जोड़ना घटाना, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। अब किसी वेक्टर के दो पार्ट करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, तो कैसे किया जाता है, कई तरह से किया जा सकता है, बट यहाँ पर हमारे लिए लिमिटेशन है कि आपको ऐसे ही कंपोनेंट पढ़ने हैं। सुनना ध्यान से ज़रा। सपोज कर लो कोई वेक्टर ये है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ऐसे ही बनाते हो ना, इंग्लिश का लेटर लिखे उसके ऊपर एरो का साइन बना दें, वेक्टर। और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन तो डायग्राम बना के शो करते हैं, ये डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड या परिमाण, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या इसका परिमाण 10 है, तो अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे, ऐसे मॉड लगाकर, या फिर एरो का साइन हटा दें, ये भी मैग्नीट्यूड होता है। या तो वेक्टर बनाए तो मॉड लगाएं, दो तरफ दो लाइनें खींचें, उसी को मॉडुलस या फिर मॉड, या फिर एरो का साइन हटा दें, क्या बोल सकते हैं, 10 है। इजी कौन सा है लिखना, मॉड लगा के लिखना ज़्यादा इजी लग रहा है या केवल एरो का साइन हटा दें, साइन हटा दें, तो दोनों तरह से भी समझना हम लोगों को। तो सपोज कर लो ये कोई वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा। इसके दो कंपोनेंट करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, दो पार्ट करने हैं। तो कैसे दो पार्ट किया जाता है, समझने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं हम लोगों के पास कि बहुत कई तरीके लेके समझाया जा सकें। एक तरीका आप याद रखो, जिस वेक्टर के दो पार्ट करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट करना है, उसको डायगोनल एज्यूम करें और एक रेक्टेंगल बना लें। डायगोनल का मतलब विकर्ण माने, और एक आयत की रचना कर लें। तो जिस वेक्टर के कंपोनेंट करना है उसको डायगोनल एज्यूम करें और एक रेक्टेंगल बना लें, एक आयत बना लें। रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो कहने को दो ही हुई ना, फिर एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, 4 होती है, लेकिन नाम तो आप दो ही बोलोगे, लंबाई और चौड़ाई। अब कितनी लंबाई है, 2, तो दो वो दो ये मिला के 4 बोल दो तो आप। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर में कितनी साइड्स होती हैं, 2, लेंथ और ब्रेड्थ। एक लंबाई, एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई। तो रेक्टेंगल की एक साइड जो होती है वो इस वेक्टर का एक घटक बोली जाएगी, एक कंपोनेंट बोली जाएगी, एक टुकड़ा बोला जाएगा। दूसरी साइड दूसरा कंपोनेंट या दूसरा पार्ट या दूसरा टुकड़ा बोलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। ये किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बोलेंगे वाई कंपोनेंट।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना, क्योंकि कंपोनेंट पूरी फिजिक्स की जान है। जिस वेक्टर के कंपोनेंट करने हो उसको विकर्ण मानो, डायगोनल एज्यूम करो, एक आयत की रचना कर लो, एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल की एक साइड एक कंपोनेंट और दूसरी साइड दूसरा कंपोनेंट, बस इतनी बात करनी है। एक साइड एक कंपोनेंट, दूसरी साइड दूसरा कंपोनेंट। जिस साइड के साथ एंगल बनता है वो होता है कॉस, और दूसरा वाला कंपोनेंट साइन। इतनी बात याद कर लोगे सब कुछ आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट किधर है, ये वाला टुकड़ा किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। उसके नीचे छोटा सा एक्स लिख दो, और होगा क्या ये, कॉस कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस। और दूसरा वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको बोलेंगे ए वाई, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब याद करना, एक सेकंड में आप याद कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, जिस वेक्टर के कंपोनेंट करने हो उसको डायगोनल एज्यूम करो, रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल के एक साइड एक कंपोनेंट, दूसरी साइड दूसरा कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट, दूसरा साइन कंपोनेंट। नाम कुछ भी दे सकते हो, रटना नहीं है, ये मत याद करना ए वाई बराबर ए साइन थीटा, गलत हो जाएगा। ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, गलत हो जाएगा। मान लो ये एंगल दिया होता अगर ये, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो वाली साइड कॉस, तो ये हो जाता है ए वाई बराबर ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला साइड ये ए साइन थीटा होता। तो अगर रटा तुमने ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, गलत करा देगा क्वेश्चन। फिर नोट करो, एक्स कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लेकिन आप वैसे लिखना जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कॉस, दूसरा साइन कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों टुकड़े कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत। नोट कर लिया। तो अब देखो जरा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दे रखी है, दो कंपोनेंट कर सकते हैं ना, क्यों बेटा। उल्टा अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट दिए हैं, दो टुकड़े दिए हैं, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर पूछा जाए, मतलब ए एक्स दिया है ए वाई दिया है, पूछ रहा है ए कितना है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बनाओ, इन दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें, देखें बेटा क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि अगर ए एक्स और ए वाई दिया है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, मान लो एक्स कंपोनेंट 3 दिया है, वाई कंपोनेंट 4 दिया है, पूछ रहा है कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। आंसर हो गया। डायरेक्शन भी निकालनी होती है ना, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी निकालोगे। अब डायरेक्शन निकालना होगा तो फिर एंगल निकालते हैं, तो अब इन्हीं दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो। जैसे डिवाइड करोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, ये आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। कितने फॉर्मूले हो गए, 4।
4 फार्मूले हुए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दे रखी है, तो कंपोनेंट निकाल सकते हो। कंपोनेंट दिया है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये एंगल कहाँ से है बेटा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से? देखो ना, एक्स एक्सिस से। तो जब एक्स एक्सिस से एंगल निकालना हो तो वाई कंपोनेंट ऊपर लिखना, चार फार्मूले याद करने, ये बेसिक है। नोट कर लिया? अब इसी में नोट करके ये याद कर सकते हो आप एक चीज़ और, चार फार्मूले तो याद करने ही हैं, लेकिन रटना नहीं है, समझ के याद करना है। नोट करके लिख लो, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं आप ऐसे, किसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर फेंकें तो सीधे ऊपर जाती है ना, फिर वापस उसी रास्ते नीचे आती है। किसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर फेंका तुमने ऐसे, तो सीधे ऊपर जाएगी, वापस नीचे ऐसे ही आएगी, इधर नहीं जाएगी। सीधे ऊपर फेंका, वापस आके बोला क्या सामने क्यों नहीं गई, तो आप तो ऐसे कहोगे ना, कह रहे ऊपर फेंका था तो ऊपर ही जाएगी ना, सामने क्यों जाएगी। लेकिन साइंटिफिक रीजन पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, कि जो वेलोसिटी दी तुमने वो ऊपर की तरफ थी, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। इसका इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट या घटक या असर बोल सकते हो। इस वेलोसिटी, इस वेग का इस डायरेक्शन में असर कितना है, 0। कैसे आ गया ये समझ आ रहे हैं, कैसे आ गया ये भी समझ लें हम लोग। जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। तो ये एंगल कितना है, 90, क्या हो जाएगा फिर, v cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, ये याद करना, लिखो नहीं कुछ, लिखो नहीं ये सब। किसी बॉडी को ऐसे फेंका, सामने ऐसे लुढ़का दिया, सीधे चलती चली जाएगी ना, ऊपर जाएगी क्या, पूछा जाए क्यों नहीं जाएगी, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई असर नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं जाएगी। नोट मत करो, ये याद करो मन में, इसका यूज करना है। इसका और भी कंपोनेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं या क्या कहाँ यूज होता है, देखो थोड़ा समझा दें तो एक बार दिमाग में हिट कर जाएगा। मान लो कोई टेबल है, उस पर ये कील लगी हुई है, कील समझते हो ना, इस कील को निकालना है हमें। अब इस कील को निकालने के लिए कैसे कील निकलेगी, जब ये ऐसे कील मूव करे तभी तो निकलेगी। सीधे आपने ठोका था, सीधे खींचोगे तभी बाहर निकलेगी। तब इस कील को निकालने के लिए तुमने ऐसे फोर्स लगाया F, इस F का इस डायरेक्शन में कोई असर होगा क्या, नहीं। इधर कोई असर होगा क्या, नहीं। पूरा का पूरा असर किधर होगा, ऊपर की ओर। तो ये कील को सीधे सीधे, बिल्कुल सीधा, जरा सा भी कील टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधे सीधे बाहर निकल आएगी। ठीक है, अब इसी कील को निकालने के लिए किसी ने ऐसे फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। इस F के अब 2 टुकड़े कर सकते हैं ना, 2 पार्ट कर सकते हैं। जिसके साथ एंगल बनता है वो पार्ट बोलो, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस, F cos थीटा, दूसरा F sin थीटा। दोनों एक दूसरे के, एक इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे।
अब जिस वेक्टर के दो टुकड़े कर दिए तुमने तो ये खत्म हो गया ना। इस कील को निकालने में मदद कौन करेगा? एफ साइन थीटा। तो ये तो ऊपर निकालेगा, बट ये क्या करेगा? ये तो इसको इधर ले जाएगा ना, तो ये कील को टेढ़ा कर देगा। तो कील बाहर निकलेगी तो, बट कैसे निकलेगी? टेढ़ी होकर निकलेगी। किसने टेढ़ा किया? एफ कॉस थीटा ने। और किसने बाहर निकाला? एफ साइन थीटा ने। समझ में आ गया? ये टुकड़े करने का मतलब है, ये कंपोनेंट का मतलब किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कितना असर है। अब इसी कील को निकालने के लिए कोई अनाड़ी आदमी आ गया, कहा कि नहीं हटो हटो मैं कील निकालूंगा। बैठ गया आराम से, उसने ऐसे फोर्स लगाया, कील तो तभी निकल सकती जब ये ऊपर जाए, तो ताकत तो ऊपर लगनी चाहिए। इस वेक्टर का इधर कितना असर होगा? 0, कोई असर नहीं होगा। तो चाहे जितनी ताकत लगा दें, 1000 न्यूटन 5000 न्यूटन, कील टूट जाएगी, मेज टूट जाएगी, कील बाहर नहीं निकल सकती है डेफिनेटली। समझ में आ गया होगा? करके देख सकते हो आप। सब कुछ टूट फट जाएगा बट बाहर नहीं आएगी कील, क्योंकि बाहर निकालने वाला तो कोई ताकत है ही नहीं, इसलिए कील बाहर नहीं निकल सकती। ये कंपोनेंट का मतलब होता है। तो किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना? 0। और कंपोनेंट का मतलब किसी वेक्टर का किस डायरेक्शन में कितना असर है, कितना प्रभाव है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी का यूज करना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बना लेते हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस। पहले बेटा लैंग्वेज समझनी है। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये होता है हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी के समानांतर, अर्थ के पैरेलल हॉरिजॉन्टल। ये है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, अर्थ के परपेंडिकुलर। किसी बॉडी को ऐसे फेंके तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना? बोलो भाई, ऐसे फेंका तो इधर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। किसी बॉडी को ऐसे फेंके तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ऊपर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। बट किसी बॉडी को ऐसे फेंके तिरछा, तो जब ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंका तुमने, मान लो u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पर, तो क्या ये ऐसे चलती चली जाएगी? फेंक दिया चली गई आसमान में। प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा ना तुम्हें। कहीं फेंका होगा, बॉल फेंकी है, या फुटबॉल का प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है, या क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है वो 6 मारता है, तो ऐसे ही तो मारता है एंगल पर, तो वापस नहीं आती है क्या? आती है, दूर जाके गिरती है। तो ये कैसे जाके गिरेगी फिर? इस तरह से, ऐसे जाके गिरती है ना। ऐसे तो पाथ होता है, ऐसे ही मार्ग होता है। अब तूने फेंका तो ऐसे था, वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन में दी थी, मोशन इसने 2 डायरेक्शन में किया है। कौन कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल हाइट ट्रेवल की है कि नहीं, और दूर जाकर भी गिरी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रैवलिंग की इसने, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रैवलिंग की है। तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ कि नहीं? क्योंकि ये एक साथ 2 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर चले गए फिर वापस आ गए, फिर मन किया तो चलो सामने चले जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो एक साथ दोनों डायरेक्शन में मोशन किया है इसने, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो पहली बात क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। सुनते जाओ बेटा, बाद में नोट करना। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। फिर से वही बात आती है कि वेलोसिटी तो हमने एक ही दी थी, तो 2 डायरेक्शन में क्यों चली है? तो अब इस वेलोसिटी के 2 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? इसको विकर्ण मानो, इसको डायगोनल एज्यूम करो, एक आयत बना लें। सही है बेटा? आयत की एक भुजा एक साइड एक कंपोनेंट, और दूसरी साइड दूसरा कंपोनेंट। आयत की रेक्टेंगल की एक साइड एक टुकड़ा और दूसरी साइड दूसरा टुकड़ा, जिसके साथ एंगल बनता है वो टुकड़ा। करेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? यू एक्स क्यों नाम दिया? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा होंगे, और कोई रीजन नहीं है ना। एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, कुछ मत बनाओ, कोई नाम मत दो।
ये वाला कंपोनेंट u साइन थीटा किसके डायरेक्शन में है, ये y एक्सिस के अलांग। तो अब u को हटा दिया तुमने, दो पार्ट कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, u cos थीटा u साइन थीटा। आप देखो ध्यान से जरा, u साइन थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है, u साइन थीटा किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसने हाइट क्यों ट्रेवल किया, u साइन थीटा कारण। u cos थीटा इसको सामने ले जा रहा है, तो u cos थीटा कारण इसने हॉरिजॉन्टल मोशन किया। कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल करना तो बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे हम लोग, उन फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर लो। बट अगर नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, तो तुरंत डायग्राम बनाओ। और सबसे पहला काम होता है कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उसके दो कंपोनेंट करो। पहला काम यही होगा कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हमें भी दो डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन लो और एक बार वर्टिकल मोशन लो। सुनते जाओ ध्यान से, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो फार्मूले बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा वही कर पाएंगे, वो कभी आना नहीं है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन ले और एक बार वर्टिकल मोशन लो। जिस डायरेक्शन में मोशन लो उसी डायरेक्शन में सब कुछ देखो, मतलब उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखें, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देखें, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना, इधर नज़र जानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी हमारी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन लें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो डायरेक्शन में मोशन लेना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जिस डायरेक्शन में मोशन लेना हो उसी डायरेक्शन में सब कुछ देखना है। आप एक ही कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कि डायग्राम बनाओ, दो डायरेक्शन में मोशन लो, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो समीकरण बन जाएंगे। जो भी अननोन होगा वहीं से आएगा। फार्मूला मालूम है, फार्मूले बेस पर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब फार्मूला नहीं आता है या फार्मूला नहीं लग पा रहा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना, सिंगल कॉन्सेप्ट, केवल एक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से फेंका और यहाँ जाके गिरा, कितनी स्पीड से फेंका तुमने, u स्पीड से। जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से आके नीचे गिरेगा। जितने एंगल पर फेंकते हैं उतने एंगल पर ग्राउंड से टकराएगा। सुनते जाओ, फिर अभी मैं लिखा दूंगा एक एक चीज। प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक एक्सीलरेशन होता है और वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किधर, y एक्सिस के अलोंग, तो नीचे की ओर है तो माइनस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं। और जब एक्सीलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। फेंकते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मान लिया vy, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी इसके ऊपर तो गया नहीं, तो जीरो हो गई, इसके ऊपर तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कुछ होगी, कितनी है नहीं पता है। जब ग्राउंड से टकरा रही होगी तो उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी, अब देखो दोनों एक ही लेवल पर है ना, तो जितनी स्पीड से तुमने फेंका था, स्ट्रेट लाइन मोशन पड़ा था, जितनी स्पीड से किसी बॉडी को फेंके उतनी स्पीड से वापस आती है। तो स्पीड तो सेम, बट वेलोसिटी में चेंज हो गया। ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी और ये किधर हो गई, नीचे की तरफ, तो माइनस लिखेंगे ना।
समझ में आया? अब आपसे पूछा कभी किसी ने कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर। प्रोजेक्टाइल मोशन में किस पॉइंट पर बॉडी में केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर। नहीं दिख रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन में किस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं? वेलोसिटी ये है, एक्सीलरेशन नीचे लगता है ना हमेशा। कितना एंगल हो गया? 90। किस पॉइंट पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। याद कर पाओगे? समझ में आया थोड़ा बहुत? 20%, 30%। डायग्राम बनाओ, फिर और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं वो समझते हैं। समझ के बनाना, केवल डिजाइन मत बनाना। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करनी है ना, तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट ये खींच लेना, यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना? सीधी रेखा में जा रहा क्या? कर्व है, और कर्व के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी होती है तो टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने, डायग्राम बना लो पहले। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। बोलूँ ना? सबने डायग्राम बना लिया कि नहीं? पहला पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। दूसरा पॉइंट, इन प्रोजेक्टाइल मोशन there is only one acceleration, only one acceleration acts on the body. Only one acceleration acts, काम करता है, acts on the body. This is acceleration due to gravity, g. Only one acceleration acts on the body, and this is acceleration due to gravity, g. Its direction is vertically downward. Its direction is vertically downward.
उसी में लिखते हैं ना, देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। There is no acceleration along horizontal direction. Therefore, horizontal velocity remains constant. Therefore, horizontal velocity remains constant. ओ पॉइंट से फेंका था, इधर देखो जरा, ओ पॉइंट से फेंका था तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ से किसी बॉडी को फेंका जाए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यू वेलोसिटी से फेंका था, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पर फेंका था उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस रास्ते इसने मोशन किया उसको बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ मोशन, गति का मार्ग, गति का पथ। ठीक है। अब जिस वेलोसिटी से फेंका था वो तो तिरछा है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नहीं है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी कभी कभी दिया होता है। अब वेक्टर फॉर्म भी कैसे पता करो आप? यूनिट वेक्टर का नाम सुना है? इकाई सदिश, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ध्यान से सुनना, याद दिला रहा हूँ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एन कैप बराबर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो वेक्टर निकल आएगा ए मल्टीप्लाई बाई एन कैप। इसको आप ऐसे याद करना, ऐसे जैसे बोल रहा हूँ मैं, कि किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, परिमाण गुणे दिशा का इकाई सदिश, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। इधर देखो, ध्यान से, कोई नोट मत करना। किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब कभी किसी ने कहा कि कोई बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो अगर वेलोसिटी पूछा तो आप बोलोगे 10 ही है, बट ऑप्शन में दिया है वेक्टर फॉर्म में। किधर जा रही थी ये? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो वेक्टर फॉर्म लिखना कैसे बताया? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो 10 है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पूछा जाए, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये तो नीचे की तरफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया? जे कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कॉफिशिएंट होते हैं वो मैग्नीट्यूड बताते हैं। वो क्या बताते हैं? मैग्नीट्यूड। कभी कहा जाए कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 15 आई कैप है, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है या स्पीड क्या है? बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। आई कैप थोड़ी बोलेंगे फिर। और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मेन प्रॉब्लम क्या याद करनी है आपको? कि अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब 2 डायरेक्शन में है तो दोनों यूनिट वेक्टर के साथ लिखोगे। तो 2 पॉइंट लिखे थे ना हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेक्टर u बराबर यू एक्स, इसके साथ आई कैप। ये किधर है बेटा? ये x, तो इसके साथ आई कैप। ये किधर है? इसके साथ j कैप।
ऐसे लिखना भी आना चाहिए और जब कभी लिखा हो तो इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो वेक्टर u बराबर क्या हो गया, u कॉस थीटा आई कैप इंटू यू प्लस यू साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक है। चौथा पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, अभी जो समझा था वही बात कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या देखा हाईएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 लिखो। वर्टिकल वेलोसिटी 0। ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन बॉडी। तीसरी बात क्या बताई थी, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उल्टा क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर ऐसा होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर। जितने एंगल पर फेंकोगे उतना एंगल पर स्ट्राइक करेगा, सेम लेवल पर अगर है तो। सेम लेवल समझ रहे हो ना, मतलब जहाँ पर खड़े हो उसी लेवल फेंका, ऐसा नहीं यहाँ से फेंका और बिल्डिंग के ऊपर गिरा, तब भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, गलत हो जाएगा फिर। या छत के ऊपर खड़े होकर वहाँ से फेंक दिया नीचे, तो भी यही लगाने बैठ गए कि जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से गिरेगा, आपने बताया था। तो सेम लेवल पर होता है, ऐसा है, ध्यान रखना। हो गया बेटा? क्या चीज़? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो ऐसे, v परपेंडिकुलर टू a, बस हो गया। अब वो तो लैंग्वेज समझ सकते हैं ना, अगर शॉर्टकट में लिखो तो अपने लिखा हुआ शॉर्टकट तो समझ सकते हैं। अब इसी में कई चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे ये वो से फेंका जाके यहाँ गिरा सेम लेवल पर, कितनी देर हवा में रहा, उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर गया था ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा था, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। दोनों बराबर होते हैं, कितने होते हैं वो पढ़ना है। कितनी देर हवा में रहा उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट ट्रेवल की, ये मैक्सिमम हाइट, और कितनी दूर जाकर गिरा ये हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। किस मार्ग में गति किया, वो पैराबोलिक पाथ होता है, उसकी इक्वेशन। ठीक है। आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो 4-5 चीज़ें जो आपको याद करनी है, डेरिवेशन नहीं करना है लेकिन याद करेंगे हम लोग इसे। तो हेडिंग डाल लो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन in projectile motion, time of ascent, time of ascent, time of descent,
टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, कॉमा फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम, कॉमा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, कॉमा आफ्टर टी सेकेंड द पोजीशन ऑफ बॉडी, आफ्टर टी सेकेंड द पोजीशन ऑफ बॉडी, एंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कहाँ से आया फार्मूला, क्यों आया, ये सब नहीं समझना है। यू वेलोसिटी से फेंका था, थीटा एंगल पर ऐसे गया, ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट और ये वाला टाइम ऑफ डिसेंट। ये वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u cos थीटा, ये क्या होगा, लिख दूं डायरेक्ट, टोटल टाइम फ्लाइट टाइम, कितनी हाइट तक ऊपर गया, ये मैक्सिमम हाइट, और ये बोला जाता हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी दूर जाकर गिरा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मान लो ये यहाँ पर पहुँचा P पॉइंट पर, आफ्टर सम टाइम कहाँ पहुँचा, P पॉइंट पर। तो अब इस P की पोजीशन निकालनी है। तो जैसे थोड़ी बहुत आती होगी ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे मान लो ये x हो, ये y है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं 2,3, ऐसे कभी अगर लिखते हो हम लोग 2,3, तो इसका मतलब क्या होता है कि x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 2 और y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 3, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना 2, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस 3, ये होता है कोऑर्डिनेट। पोजीशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। अब कोई पूछे कि ये P पॉइंट कहाँ पर है तो क्या बताओगे तुम, कहेंगे बोर्ड पर है, गलत हो जाएगा ना फिर। तो इसकी पोजीशन ऐसे ही कोऑर्डिनेट लिखकर ही बताते हैं। अब ये P पॉइंट पर पहुंचा तो P के कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने हैं तो x, y, x का मतलब क्या है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पहुंचा तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, x, यही तो मतलब हुआ। कितना ऊंचा चला गया, ये क्या है, y, तो ये पोजीशन हो गई। समझ में आ रहा है, पोजीशन। पोजीशन जब भी लिखना हो तो x और y की वैल्यू लिखी जाती है, दोनों एक साथ लिखना हो तो ब्रैकेट बना के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं हम लोग। डायग्राम बना लो, फिर फॉर्मूले लिखने हैं केवल। आलस मत करना, कह रहे 2-2 बार डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ही शो कर लेना, T1 क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, T2 क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा फ्लाइट टाइम, कितनी देर हवा में रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट ट्रेवल की इसने, वो मैक्सिमम हाइट, कितनी दूर जाकर गिरा, वो हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास। अब फटाफट फॉर्मूले लिख लेने हैं। टाइम ऑफ एसेंट T1 इजकल टू, फार्मूला होता है u sin थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम, बराबर ही होता है u sin थीटा अपॉन g। फ्लाइट टाइम, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g।
यू साइन थीटा क्या था बेटा, बोलो जल्दी से ज़रा। यू साइन थीटा क्या था, यू साइन थीटा, यू वाई, यू साइन थीटा क्या था, देखो इसके पहले लिखा होगा यू साइन थीटा, क्या लिखा था, यू वाई। तो कभी कभी यू वाई भी बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, फ्लाइट टाइम, जी है जी, नॉट टू। यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इन अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हवा की बात नहीं करोगे। दूसरा आता है मैक्सिमम हाइट, एच बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू साइन थीटा को लिख सकते हैं यू वाई, तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट, सीधे फार्मूला लगाएंगे। यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल पर फेंका है। ध्यान रखना ये थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है, अगर वर्टिकल से एंगल दिया है तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। ये पहले आप हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना, उसके बाद फिर फार्मूला यूज करना। ये हॉरिजॉन्टल रेंज, एक फार्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई फ्लाइट टाइम, मतलब यू एक्स मल्टीप्लाई बाई फ्लाइट टाइम, एक फार्मूला ये। फ्लाइट टाइम क्या निकाला था तुमने, ये ना, अगर ये वैल्यू लिख दें तो एक फार्मूला ये भी आ जाएगा, ट्वाइस यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। यू एक्स और यू वाई की वैल्यू लिखो तो एक फार्मूला ये निकल के आता है जो आप सबको रटा होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है, थीटा में 2 का मल्टीप्लाई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के 3 फार्मूले हैं, जहाँ पर जो फार्मूला सुटेबल हो वहाँ वो अप्लाई करना। अलग अलग क्वेश्चन में तुम्हें लगेगा कि यहाँ तो ये वाला फार्मूला लगा दें तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखना है कि कितने एंगल पर फेंकें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे। देखिए क्रिकेट का प्लेयर जब 6 मारता है तो कोशिश यही करता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे, बाउंड्री के बाहर जब बॉल जाएगी तभी तो 6 होगा। तो अब जितना मन करे उतने एंगल पर तो नहीं मार सकता, एक पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि ताकत तो है उसके अंदर और सारी ताकत उसने ऊपर लगा दी मारने में, तो बाउंड्री के बाहर बॉल जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो किसी एंगल पर मारेगा तब जाके ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। या फुटबॉल का जो प्लेयर होता है उसको भी ज़्यादा दूर अगर फेंकना है, मारना है, हिट करना है तो वो भी किसी पर्टिकुलर एंगल पर मारता है। ओलंपिक में देखा होगा जैवलिन थ्रो होता है, भाला फेंक, उसमें भी कोशिश करता है फेंकने वाला कि हम कितने एंगल फेंकें, किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे, तभी तो जीतेगा। तो ये रेंज मैक्सिमम तभी हो सकती है या तो तुम बहुत तेज़ फेंको, लेकिन तेज़ फेंके और यहीं फेंक दिया हमने, लो दूर गए ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट दूर जाने के लिए ये है ना एंगल, तो कितना एंगल होना चाहिए वो आपको याद करना है। फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा शुड बी 45 डिग्री, कितना एंगल पर फेंकना चाहिए,
45 डिग्री के कोण पर, π/4। ये सब निकाला आता, लेकिन अब निकालना नहीं, आप याद करना। तो क्रिकेट का जो प्लेयर है वो 6 मारते समय कोशिश क्या करता है कि हम कितने एंगल पर हिट करें, 45। लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है कि नाप के 45 डिग्री पर मारें हम। तो कभी कभी तुक्के में 45 एंगल बन गया, 6 चला जाता है। कभी ज़्यादा एंगल बन गया तो वहीं चली जाती बॉल नीचे, कैच पकड़ लिया जाता है। कितना आएगा मैक्सिमम रेंज? जब यहाँ पर थीटा 45 लिखोगे तो साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 90, साइन 90 की वैल्यू 1, आर मैक्सिमम होता है u²/g। In this condition, the maximum height जब रेंज मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 6 मारा उसने 45 डिग्री का एंगल बनाकर, दूर जाके गिरी, पता कर सकते हैं कितनी हाइट तक गई होगी मैक्सिमम। तो क्या करेंगे आप बेटा, h निकालना है ना, u² साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं, 45 अपॉन फार्मूला क्या होता है 2g। अभी पढ़ा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 नीचे आ गया, 1 2 पहले से ही है, 4 हो गया। क्या आ गया फिर h बराबर u²/4g। कितना आ गया है h = u²/4g। ये क्या चीज़ है, ये देखो ये क्या है r मैक्सिमम। तो h बराबर कितना हो गया r मैक्सिमम/4। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कभी अगर पूछा जाए कि कोई आदमी है वो किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर फेंक सकता है, क्या कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, वो किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर फेंक सकता है 100 मीटर। बताओ उस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 100/4 करोगे 25 मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसी में छोटा सा ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है तो आंसर बदल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला नहीं। अब क्वेश्चन ऐसा है कि कोई आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर फेंक सकता है। बताओ कितना ऊंचा फेंक सकता है। कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर फेंक सकता है 100 मीटर। बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है। अब तुमसे कहा जाए कि इसको मैक्सिमम हाइट तक फेंक के दिखाओ, इस चौक को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक फेंक के दिखाओ, किधर फेंकोगे तुम? ऐसे सीधे ऊपर फेंकेंगे ना। अगर ये बोला गया कि बताओ वो मैक्सिमम हाइट कितनी फेंक सकता है, तब ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ये देखो ध्यान से लिखा है इन दिस कंडीशन, मतलब मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में मैक्सिमम हाइट कितनी है, कितनी हाइट तक फेंक सकता है, ये नहीं। ठीक है, तो अब इसी में एक लाइन और जोड़ो अंडरलाइन करके, द मैक्सिमम हाइट, the maximum height the body can be thrown, the body can be thrown, the maximum height at which लिखना, in which या फिर at which, the maximum height at which the body can be thrown, मतलब फेंकी जा सकती है। अब कल वाला फॉर्मूला देख लो, मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए किधर फेंकोगे, ऊपर। अब याद है कल वाला फार्मूला, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाला था, किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर जाती है, पीछे देख के देखो जरा, u²/g। सही है, यस सर कह दिया, हमने कहा देख के बताओ तो तुमने सबने कह दिया यस सर। देख तो सकते हो ना जब नहीं मालूम है तो।
कल पढ़ाया गया था किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंके तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं आप? u²/2g। तो फर्क पड़ा कि नहीं? देख के भी नहीं बताना है। ये क्या है? ये r मैक्सिमम, तब आ जाएगा r मैक्सिमम/2। कल वाला नहीं पढ़ा था, किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका तो मैक्सिमम हाइट निकाली तो थी, हम लोगों ने डेराइव किया था उसको। तो ढूंढने पर मिला कि नहीं? अच्छा ये बताओ, फार्मूला ढूंढने पर भी नहीं मिला? पता था तो फिर हमने जब जी लिखा तो सबने ऐसे क्यों कर दिया? हाँ, अब देखो जरा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया कि किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर फेंक सकते हैं। सुनो हमारी बात, अब क्वेश्चन चेंज किया। किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर फेंक सकते हैं, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हैं? अब आंसर क्या होगा? 50 मीटर। अब ये ध्यान रखना है कि उस समय तुम्हें कौन सा फार्मूला याद आ जाता है, क्योंकि इतने सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले दिमाग में घूम रहे होते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम कौन सा फार्मूला दिमाग में घुस गया कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। तो थोड़ा सा अंतर है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या अंतर है? कोई बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर तक फेंकी जा सकती है, उस कंडीशन में बताओ मैक्सिमम हाइट क्या है? उस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट क्या है? तब क्या आंसर होगा? 25 मीटर। किसी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर फेंका जा सकता है, बताओ कितना ऊंचाई तक फेंक सकते हैं? उस कंडीशन में 50 मीटर। दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा क्या? ये वाला तो कंडीशनल है कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तब वो हाइट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि चलो 100 मीटर तुमने फेंक के दिखा दिया, अब जरा ऊंचाई फेंक के दिखाओ। तो दोबारा फेंकोगे ना, और किधर फेंकोगे? ऊपर की तरफ। ताकत तो वही है, तो यू तो वही रहेगा। 50 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर आ गया समझ में? पोजीशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर 3 सेकेंड। पोजीशन भी तो निकालनी थी। आफ्टर 3 सेकेंड। अभी हमने समझाया था जब पोजीशन पूछी है तो क्या निकालोगे? एक्स और वाई। एक्स ये आता है ना, एक्स शुरू में समझा रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन। बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन में मोशन करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। 1 बाय 1 दोनों डायरेक्शन में मोशन लिया जाता है। जिस डायरेक्शन में मोशन लें उसी डायरेक्शन में सब कुछ देखते हैं हम लोग। अब ये एक्स निकालना है तो मोशन किधर लोगे? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। बस इतनी बात समझ में आती है, खूब समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। डर डर के पढ़ाई करने से अच्छा है कि थोड़ा समझ के पढ़ लें। किधर मोशन लूँ? अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल। सब कुछ किधर देखोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। अब कुछ लिख नहीं रहा हो, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग? इधर देखो पहले, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स ही तो है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी बताओ। वेरी गुड, यू कॉस थीटा। टाइम टी। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन कुछ नहीं होगा, 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया? यू कॉस थीटा इंटू टी। जब भी अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। बस। कहाँ से आया? थोड़ा समझा इसलिए दिया कि कभी कभी पेपर टफ आ जाता ना, बोल दिया जाता हवा चल रही है इधर। ऐसा नहीं कि आपसे हवा ना चलाई जाएगी, मतलब हमने कह दिया या कॉपी किताब में लिखा है कि ये हवा की बात बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं होता है। बोल दिया हवा चल रही है और उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगा दिया, अगर रटा हुआ तो गलत हो जाएगा। तब यही वाला लगेगा, इसके पहले वाला। और एक्सीलरेशन कितना लिख दोगे? 2। टाइम दिया होगा 1 2, आंसर आ जाएगा। इसलिए समझना जरूरी होता है। अब हवा चलने लगेगी तो मना थोड़ी कर दोगे कि नहीं हवा नहीं चला सकते हम।
हम तो ऐसे ही करेंगे। तो वैसा हाँ, बच्चे कहते हैं ना कि अरे वो तो किताब में तो दिया नहीं था ऐसा, क्यों पूछ दिया। लड़ते रहो। नुकसान कुल मिला के आपका ही होना होता है। देखिए, आप कुछ भी कर लो, ना टीचर का नुकसान है, ना एग्जामिनर जो है, ना गवर्नमेंट का नुकसान है, सारा नुकसान तुम्हारा ही है। कहीं भी अगर पढ़ने जा रहे हो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो उसका बेनिफिट लो। ये नहीं कि शिकायत करते रहें, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबको कह दिया अरे वो गंदा पढ़ा रहे थे, नहीं तो हमारा तो टॉप नंबर आया था, वो गंदा पढ़ा रहे थे। कहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो फिर अगले साल पढ़ाएंगे। नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना। लेकिन हम लोग सेटिस्फाई हो जाता है ये कह के कि उन्होंने खराब पढ़ाया इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यू कॉस थीटा इंटू टी, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये रट लेना ये, अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो। मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। कंपटीशन की प्रिपरेशन जो होती है ना, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई नहीं केवल पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। और भी बहुत सी चीज़ें, पेपर कैसे देना चाहिए, देखा होगा बच्चे बहुत पढ़ते हैं, खूब आता भी है उनको, बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं, घूमते रहते हैं, पेपर अच्छा कराते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे वो तो ऐसे ही तुक्के में हो गया तो सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ी उसका तो कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है। पेपर कैसे दिया जाता है वो भी एक बताई जाती चीज़ें कि ऐसे ऐसे पेपर करिए तो आपका पेपर भी नहीं छूटेगा, और जो छूटेगा तो वो क्वेश्चन छूटेंगे जो आपको आ ही नहीं रहे थे। तो सब चीज़ें जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो बताया जाएगा कि कैसे पेपर देना है आपको। तो कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो लो भाई, जरा वाई एक्सिस के लॉन्ग सब कुछ किधर देखें, वाई एक्सिस के लॉन्ग फार्मूला लगा लो यही वाला। हाँ बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट किधर देखेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर कितना है वाई। वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, ऊपर की ओर, ऊपर ले रहे हो ना, वाई ऊपर वेलोसिटी ऊपर, दोनों पॉजिटिव ही तो हुए फिर। बट एक्सीलरेशन किधर है, नीचे, तो माइनस या प्लस, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद कर लेना मामला ये। नहीं समझ में आया। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। कभी भी अगर पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ मोशन पूछा जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी एक्स और वाई में रिलेशन निकालते हैं। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाए तो एक्स और वाई में संबंध निकालते हैं। तो एक्स और वाई में संबंध कैसे निकलेगा, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, यहाँ रख दो, रखना नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देना इक्वेशन ऑफ पाथ। ये आ जाता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा है ना, लेकिन याद करना ही पड़ेगा आपको। इसके ऊपर सवाल तो नहीं होते हैं, लेकिन केवल इक्वेशन ही पूछ ली जाती है। एक ये होता है और एक और लिख लेना, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो ना, तो एक रिलेशन ये आ जाती है एक्स अपॉन आर। आर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। दो इक्वेशन याद करनी है। ये पाथ, गति का मार्ग। अब कल भी एक चीज़ हम समझा रहे थे आपको, तो कल एक चीज़ क्या समझा रहे थे हम, कि कभी भी अगर ग्राफ के बारे में बता रहे थे कि जिन दो क्वांटिटी में ग्राफ बनाना है, अगर दोनों की पावर 1 है तो ग्राफ का शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। दो में से कोई एक क्वाड्रेटिक है, पैराबोला। अब यहाँ पर ये एक्स और वाई में ग्राफ है ना, क्यों बेटा, ये डिजाइन किस में है, एक्स और वाई में। तो एक्स तो पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, शेप कैसा होगा, पैराबोला। तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। लिख लेना पैराबोलिक पाथ।
आ गया समझ में इतना बेसिक? अब इसके अलावा भी चीज़ें बहुत सारी हैं अभी हैं। बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर फेंकते हैं या फिर नीचे से फेंकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सब समझेंगे। फॉर्मूले तो इतने ही यूज करने होते हैं हम लोगों को। 2 सेकेंड 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालनी हो वो सब कैलकुलेट करना सीख लेते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि फॉर्मूले समझ में आ जाए। एक तो क्वेश्चन आप ओरल बताइए कि देखें क्या आपको याद हुआ है। मान लो किसी बॉडी को हमने फेंका है ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। ध्यान दो, इधर किसी बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल फेंका, कुछ लिखो नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 cos 60। कितना होता है cos 60 की वैल्यू? 1/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फेंकते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? बोलो जल्दी। 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है फेंकते समय। 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी जाए तो बोलो। 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फेंकते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बताइए आपने। 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। 2 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, वाह भाई वाह, मतलब एक बार फेंक दिया तो ज़िंदगी भर वही रहेगी। क्या क्या बात है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ कम से कम। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तभी तक तो होगा जब तक कि वो हवा में रहे। कि एक बार फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला गया कांस्टेंट, तो ज़िंदगी भर के लिए कांस्टेंट हो गई। हाँ, सब लोग बोल दिया कि हाँ कांस्टेंट है। क्या मजाक बना दिया। तभी बोलता हूँ ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अब ये क्या गड़बड़ी कहाँ हुई, कोई बताओ जरा। 1 दिन बाद तो पूछ रहा तो क्या कहेंगे हम, तो करना क्या है इसमें? जब भी अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि फेंकते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है, बाकी भी चीज़ें दे रखी हैं, और 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड बाद पूछे तो पहले फ्लाइट टाइम निकालना है। फ्लाइट टाइम निकालना है कैसे? मामला पड़ा ना, 2u sin θ/g। अब इससे फ्लाइट टाइम निकालना। मान लो फ्लाइट टाइम निकाला आया 4 सेकेंड सपोज। अब 1 सेकेंड बाद पूछा तो 4 सेकेंड तक तो हवा में रहेगी ना, तो 1 सेकेंड बाद तो यही, 2 सेकेंड बाद यही, 3 सेकेंड बाद यही, बट 5 सेकेंड बाद 0, 5 सेकेंड बाद तो ज़मीन पर पड़ी होगी। तो फिर 1 दिन बाद कैसे हो सकती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट? इसीलिए थोड़ा बहुत तो सोचना होता ना, ऐसे के बिना सोचे समझे आपने बताया था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बना दिया। एग्जाम्पल कराएंगे फिर नेक्स्ट डे, फॉर्मूले याद करके आइएगा। ओके, दैट्स ऑल।